गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका चैनल निराला एकेडमी में। आज मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का फिजिक्स का मॉडल सेट बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ही कम समय बच गए हैं, तो जल्दी से चलिए। इसमें हम मॉडल सेट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं 1 से लेकर 70 तक, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं अगले सेट में बता दूंगा, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिनको अभी बहुत ही ज़रूरत है फिजिक्स का मॉडल सेट का आंसर की। ओके, यहाँ पे कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप सभी चाहे तो स्किप करके या फॉरवर्ड करके वीडियो को काफ़ी आगे जा सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके अगर जिन्हें भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जिसमें खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए होंगे, जिनमें से किसी भी 35 प्रश्नों का उत्तर देना कंपलसरी है, और 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर सिर्फ 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक ना? तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को उत्तर सही से भरें जिसका अच्छा से आपको आंसर याद है। ठीक ना? आप यहाँ पे इसका अच्छा से पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में जल्दी से बताएं कैसा लगा आपको। चलिए हम आते हैं सेट ए ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तरक पत्रक पे वृत्त का प्रगाढ़ कर चिन्हित करना है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए सभी कोई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज करेक्ट? तो नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होती है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 का होगा ऑप्शन ए। ओके, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। ओके, कैपेसिटेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। 5वीं प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? विच आर द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन जी एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड भी आर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज करेक्ट? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नोट कर लीजिए सभी कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्लाइड फ्रॉम ए व्हीटस्टोन ब्रिज? इसका राइट आंसर होगा मीटर्ड ब्रिज। 6 का सही जवाब मीटर्ड ब्रिज। एक तार की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन इट, राइट आंसर इसका होगा डी, पदार्थ की प्रकृति पे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर ऑफ मटेरियल, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं प्रश्न, किर्चहॉफ के बिंदु नियम के निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंजर्व इन किर्चहॉफ्स पॉइंट रूल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। ओके, तो किर्चहॉफ के बिंदु नियम जो है निम्नलिखित में से उस आवेश की राशि को संरक्षित रखती है, तो राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन
बी। ओके, चार्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वीं प्रश्न, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वरित, जिसको हम सभी बोलते हैं इंग्लिश में एक्सिलरेटेड। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं प्रश्न, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो चलिए इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए, 10 का क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, V²/R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। एम्पियर, फैराड, टेस्ला, वेबर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबर। ओके, ऑप्शन डी, द यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड वेबर। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है। इंग्लिश में देखते हैं, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज 1। ओके, तो 13 का राइट आंसर सबको नोट कर लीजिए, 1, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, एंड द राइट आंसर इज शिखर धारा का मान बाई √2, यानी ऑप्शन सी, पीक करंट बाई √2। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 15वीं प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, LG = 6/5 LM। इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ LG एंड मैग्नेटिक लेंथ LM ऑफ ए मैग्नेट। तो राइट आंसर 15 का LG = 6/5 M, ऑप्शन ए। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एंगल ऑफ डीप। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नोट कर लीजिए सभी को, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चुंबकन तीव्रता की इकाई है। 17वीं प्रश्न है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिजेशन इज। द यूनिटी ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटिजेशन इज। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चुंबकन तीव्रता की इकाई है, द यूनिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिजेशन इज। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। 18वीं प्रश्न है, चुंबकीय यमोत्तर है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक रेखा है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ लाइन। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोपिक इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 1+D/F। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। राइट आंसर होगा ए,
यानी 1+T/F। तो 19 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 20 नंबर जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, ये सबको याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सबको ही बताइए। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24.41 डिग्री, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज। नोट कर लीजिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 22 नंबर प्रश्न है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों की समतुल्य लेंस होता है। द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज इज कंटेक्ट इज, यानी दो संपर्कित उत्तल लेंसों के समतुल्य लेंस जो होता है वो होता है अवतल लेंस, जिसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस, ओके। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, द राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओके। सबको नोट कर लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन डी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अभी भी आया था। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 25 क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो 25 का राइट आंसर होगा प्रकीर्णन, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की घटना। 26वें प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। तो इसका सॉरी ये तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगनी, ओके, क्योंकि इसमें कांच का अपवर्तनांक जो होता है काफ़ी अधिक होता है। 27वें प्रश्न है, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। नोट कर लीजिए सभी को, 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 28वें प्रश्न है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन कन्फर्म द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो 28 का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। सबको नोट कर लीजिए, 28 का राइट आंसर ध्रुवीकरण, ओके। यानी ये पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है, प्राकृतिक तरंग प्रकृति है जिसकी घटना की पुष्टि करता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनोमिना नेचर ऑफ लाइट। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, जिसको हम सभी हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, यानी इसका राइट आंसर होगा 29 का बी, विवर्तन, ओके। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, चांदी का कार्य फलन होता है, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, इसका राइट आंसर होगा 4.7 EV, ओके। चांदी का कार्यफलन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 31 है, प्लैंक नियतांक का मान होता है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ऑप्शन सी, 6.626 इंटू 10⁻³ JS। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए सभी कोई, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 32 नंबर, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान होता है, डायनेमिक मास ऑफ फोटॉन इज, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। सबको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इज अल्ट्रा वायलेंट रीजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेंट रीजन बोलते हैं, पराबैंगनिक परिसर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लाइकेबल ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एटॉमिक फेनोमिना। ओके, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा कण होता है, अल्फा पार्टिकल इज, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हीलियम न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम नाभिक। तो 36 का राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रेषी एंटीना का पारस टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। ओके, तो 37 का राइट आंसर होगा, आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे द रिलेशन अमॉन्ग रेज ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज, 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 38वां प्रश्न है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -13.6 eV। ओके, 39वें प्रश्न पे चलते हैं। जब अपद्रव का नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता, इंग्लिश में देखते हैं, विच एन इम्प्योरिटी ऑफ डॉप्ड इन द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, क्या होती है, मीन्स बढ़ती है, चालकता जो होती है इसकी बढ़ती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। NOR गेट का बुलियन व्यंजक होता है। 40 नंबर प्रश्न है, NOR गेट का बुलियन व्यंजक होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, y = a + b, यानी 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए सभी कोई, यानी द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेट इज, ऑप्शन ए सही है, y = a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्गम आवृत्ति है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज जिसको 50 Hz बोलते हैं। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबको ही नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप इसका 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, इसको टिक कर लीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। द्विआधारी संख्या का दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर? यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, आपको इसका बाइनरी नंबर निकालना है। तो जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, और यहाँ पे एक जो नंबर दी गई है ब्रैकेट में, तो इसका राइट आंसर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबको नोट कर लीजिए, 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी द्विआधारी संख्या का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से ऑप्शन बी वाला सही है, 30 ब्रैकेट में 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी E = -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, और जो भी हमारे चैनल पे नया है कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके,
क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी तक पहुंच जाए जिन्हें बहुत ही ज़रूरी है। तो 44 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर बाई NM स्क्वायर। चलते हैं 45वें प्रश्न पे। द्विघुत आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? द्विघुत आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डाइपोल? तो 45 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 1D/=10⁻30 cm। 46 नंबर चित्र में ए और बी के बीच समतुल धारिता है। 46 का जो राइट आंसर होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड द बी फिगर इज ऑप्शन बी। ओके, नोट कर लीजिए, यानी B = C/3। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा संबंध जो है सही है, सही है, हमने बोल दिया था नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पे 1A = 10⁻³ m है, यानी राइट आंसर 47 का ऑप्शन ए जो है संबंध, जो रिलेशन है वो करेक्ट है। तो 47 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48 नंबर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो 48 का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? करेंट डेंसिटी = I/A। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए, करेंट डेंसिटी = I/A, यानी धारा घनत्व बराबर I/1। ये जो संबंध है सही है, और बाकी जितने भी तीनों लिखे हुए हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस? तो 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है वो रिलेशन ऑफ द करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस के लिए सही है। तो नोट कर लीजिए 49 का ऑप्शन बी, यानी प्रतिरोध के लिए ऑप्शन बी वाला जो R =/D/A, ये इसका राइट आंसर है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं 50वें प्रश्न पे। यहाँ तक चित्र में I का मान होगा, द वैल्यू ऑफ I इन फिगर विल बी। तो 50 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कितना होगा? 40A, यानी इसमें सबको क्या कर देना है? एडिशन कर देना है आप सभी यहाँ पे करके, और इसका अच्छे से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 50 का राइट आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप सभी यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगली प्रश्न है 51 नंबर, विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? विच आर द फॉलोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, EMF ऑफ सेल, यानी सेल का EMF। ओके, नोट कर लीजिए सभी को, 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 1 किलोवाट के बराबर होता है, एन 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसको नोट कर लीजिए, 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 1 किलोवाट 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1 टेस्ला होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक 1 टेस्ला होता है। 1 टेस्ला इज किसके बराबर होता है 1 टेस्ला? तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी।
54 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज। तो 54 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नोट कर लीजिए सभी कोई, 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 55 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, फोटॉन का ऊर्जा होता है, फोटॉन का ऊर्जा जो होता है वो होता है E इक्वल टू एच बाई भी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए सभी कोई, 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न है, 1 EV के बराबर होता है, 1 EV इज इक्वल टू। तो किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक EV ऑप्शन ए यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। नोट कर लीजिए सभी कोई, 57 का राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नोट कर लीजिए सभी कोई, 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। चलिए बताइए इसका आंसर, बहुत इजी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी बताया 1+1 = 1। तो ये जो द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से ये जो योग है ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन, तो 1+1 = 1 यानी 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 60 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, किस ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब, यानी इन ए सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी और कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, यानी फिर से मैं रिपीट कर देता है, इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, N2 और N1 सभी को नोट कर लीजिए, ये इससे छोटा होगा। ओके, 61 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियोज आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचे एग्ज़ाम के, और मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मॉडल सेट हैं तुरंत उन सभी बच्चों के पास पहुँच जाए जिन्हें बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बामर सीरीज जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। 62 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर विल बी। तो 62 का जो राइट आंसर होगा, पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा यानी इक्वल टू ऑप्शन सी, focal length of convex lens is 1 meter, so its power will be 1 diopter, power will be 1 diopter। राइट आंसर 62 का होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये जो है करेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से सही है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 64 नंबर प्रश्न है,
पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेरिवेशन बाय थिन प्रिज्म इज। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके, म्यू माइनस 1 इंटू ए। नोट कर लीजिए सभी को, 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 65 नंबर में प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो 65 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। नोट कर लीजिए सभी कोई, 65 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, फ्रीक्वेंसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर, यदि हवा में प्रकाश का वेग भी ए, रिपीट कर रहा हूँ, यदि हवा में प्रकाश का वेग भी ए और पानी में प्रकाश का वेग भी डब्लू हो तो, इंग्लिश में, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इन वी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इन वी डब्लू, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नोट कर लीजिए सभी कोई, यदि हवा में प्रकाश का वेग वी ए और पानी में प्रकाश का वेग भी डब्लू हो तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 67 नंबर है, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 48.75 डिग्री। ओके, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48.75 डिग्री, यानी 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, फेज डिफरेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सही। इसका रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, जो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो 68 का राइट आंसर सबको नोट कर लीजिए, इसका 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकिरणित प्रकाश में तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, फिर से मैं रिपीट कर देता है इंग्लिश में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो सबको नोट कर लीजिए, 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 70 नंबर प्रश्न है, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी जो होता है वो होता है अनंत, इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं। तो 70 का राइट आंसर नोट कर लीजिए सभी कोई, ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन था आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप सभी को काफ़ी बेस्ट विशेष। इंग्लिश में बता देते हैं, फोकल लेंथ ऑफ पार्लर साइड ग्लास स्लैब इज, तो इसका राइट आंसर 70 का ऑप्शन बी, जो कि मैंने बता चुका हूँ, इन्फिनिटी। और मैं बहुत ही जल्द इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगले पार्ट में डालूंगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो उपयोगी लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।